नमस्कार साथियों, मैं श्रवण राज आप सभी को आपके अपने प्लेटफॉर्म जो सीनेट जेआरएफ पे आप सभी का स्वागत करता हूं। साथी आपको पता है कि आज की कक्षा परिचर्चा में हम लोग रीति ग्रंथकार कवि को पढ़ने वाले हैं। रीति ग्रंथकार कवि के अंतर्गत हम लोगों ने ऑलरेडी 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। खास करके जो महत्वपूर्ण लाइन, महत्वपूर्ण पंक्ति, महत्वपूर्ण खास तौर पे टॉपिक से रिलेटेड, रीति काल से रिलेटेड जितनी भी बातें थी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। इससे पहले हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से आदिकाल, जिसको वीर गाथा काल बोलते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में, यानी हिंदी साहित्य का जब इतिहास आप पढ़ेंगे तो शुरुआत में ही आपको आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। उसको भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। दूसरा, हम लोगों ने भक्ति काल को भी 2 भागों में बांट करके देखने की कोशिश किया है, सगुण और निर्गुण धारा के अंतर्गत। सगुण में भी जाएंगे तो 2 भाग है और निर्गुण में भी 2 भाग है। दोनों भागों में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से यूजीसी नेट में जहां से भी प्रश्न बनते हैं उस हर प्रश्न के उस हर पहलू को हम लोगों ने टच करने की कोशिश किया है जहां से संभव हो सकता है। अब जब आगे बढ़ेंगे, आप मेरे प्लेटफॉर्म पे जब जाएंगे आप, तो आपको यूं ही प्लेलिस्ट मिलेगा सामने जो दिख रहा है आपको, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की संपूर्ण निचोड़। संपूर्ण निचोड़ मेरा कहने का लबोलुभाव ये है कि आपको यहाँ पर एक तो सबसे पहली बात, इतनी मोटी बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें क्या पढ़ना क्या छोड़ना है, ये सबसे बड़ा क्या होता है, द्वंद्व होता है स्टूडेंट के अंतर्गत। ठीक है, इस द्वंद्व को समाप्त करने के लिए, इस द्वंद्व को मिटिगेट करने के लिए मैंने आपको लाइन बाय लाइन चीज़ें बता दिया है कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं है, क्या छोड़ना चाहिए और क्या पकड़ना चाहिए, जो एग्जाम में आपके लिए ज़्यादा रेलिवेंट दिखाई पड़ेगा। ठीक है, जाइए, अपडेटेड आपको जो है कुल मिलाकर के सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जाकर के इसी के लिए आप कहीं पेड करते हैं, यहाँ पर आपको हर कंटेंट फ्री में मिल जाता है जिस चीज़ की आप इच्छा रखते हैं, जो आपके एग्जाम से के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। जाइए, आप जाकर के इंजॉय कीजिए क्लास को। दूसरी बात, जब जाएंगे मेरे प्लेटफॉर्म के कोर्सेस वाले सेक्शन में, तो कोर्सेस वाले सेक्शन में आपको तमाम यू कोर्स आपको नजर आएगा, जिसमें लास्ट 60 डेज जो जेआरएफ बैच है, वो लास्ट 60 डेज जेआरएफ दिसंबर 2025 के लिए जो खासतौर पे इंटीग्रेट किया गया है, उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, क्रैश कोर्स भी किया गया है जो बहुत ही मैराथन के तौर पे पूरे विषय संग्रह को दिया गया है, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 का भी समाहित रहेगा। 0 टू हीरो बैच में अगर वो बिगिनर है, अगर वो बिगिनर चाहता है कि मैं तैयारी कैसे करूं, किस प्रकार से करूं, कैसे मेरा पेपर 1 तैयार होगा, कैसे मेरा पेपर 2 तैयार होगा, वो हर चीज़ का समाधान आपको 0 टू हीरो बैच में मिल जाएगा। दूसरा शुक्ल बैच है, शुक्ल बैच में पूर्णतः आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक जो सिलेबस में मेंशन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मिशन जेआरएफ बैच है जो डेडिकेटेड जेआरएफ के लिए है। दूसरा, एक सिलेक्शन बैच आता है जिसमें पीएचडी से रिगार्डिंग से लेकर तमाम आपका यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीएचडी, तमाम चीज़ों के बारे में इसमें जानकारी हम लोग देते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो अब हम चलते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास पे, जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अब देख रहे हैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे कई सारे प्लेलिस्ट ऑलरेडी मेंशन किया जा चुका है। अब हम चलते हैं अपने काल विभाग, आपके सामने दिख गया क्या, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल। रीतिकाल के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। इसमें हम लोगों ने क्या देख रहे हैं कि रीति ग्रंथकार कवि को हम लोग देख रहे हैं। रीति ग्रंथकार कवि की जब शुरुआत हुई थी तो चिंतामणि त्रिपाठी से शुरुआत हुई थी। ठीक है, जिनके आपको पता है कि 4 भाई हैं। इसमें कौन है नाम, एक चिंतामणि त्रिपाठी खुद है, एक भूषण है, मतीराम है और जटाशंकर है। ये कुल मिला के चारों भाई बहुत ही महान कवि हैं। ठीक है, जिनके बारे में यूजीसी नेट के द्वारा जो है तमाम प्रश्न बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ से जब शुरुआत करेंगे तो आप आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जोधा राज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, जोधा राज के बारे में पढ़ेंगे। जोधा राज जो है बालकृष्ण के पुत्र थे। किनके पुत्र थे, बालकृष्ण के पुत्र थे। इन्होंने नीमगढ़, वर्तमान नीमराना जो है अलवर, यानी अलवर मतलब राजस्थान के राजा चंद्रभान चौहान के अनुरोध से हम्मीर रासो नामक एक बड़ा प्रबंध काव्य संवत 1875 में लिखा। ठीक है, जिसमें रणथंभौर के प्रसिद्ध वीर महाराज हम्मीर देव के चरित्र वीर गाथा काल की छय्या पद्धति पर, क्या है, छय्या पद्धति पर वर्णन किया गया। हम्मीर देव सम्राट पृथ्वीराज के वंशज थे। याद रखना है कि पृथ्वीराज के वंशज का ही नाम है हम्मीर देव। इन्होंने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन को कई बार प्रश्न किया है। ठीक है, आपको याद होगा जो अलाउद्दीन का नाम आते ही आपके ध्यान में गया होगा। पद्मावत जब हम लोग पढ़ रहे थे तो अपने पद्मावत पढ़ते समय मलिक मोहम्मद जैसी की पुस्तक जो पद्मावत है उसमें आप लोगों ने देखा होगा खास तौर पे किस चीज़ के बारे में, कि रावल राणा रतन सिंह जो थे उनके साथ जो युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ था, इनका ये हार गए थे। ठीक है, और अंत में अलाउद्दीन की चढ़ाई
में ही वे मारे गए थे। इस दृष्टि से इस काव्य के नायक देश के प्रसिद्ध वीरों में है। जोधाराज ने चंद आदि प्राचीन कवियों की पुरानी भाषा का भी यत्र तत्र अनुकरण किया गया। जैसे जगह जगह ही विभक्ति के प्राचीन के रूप में ह का प्रयोग किया। हमीरदासों की कविता बड़ी ओजस्विनी है, ठीक है, ओजपूर्ण होता है। जैसे आपका जोश है वैसे ही वो ओजपूर्ण होता है। घटनाओं का वर्णन ठीक ठीक और विस्तार के साथ हुआ है। काव्य का स्वरूप देने के लिए कवि ने कुछ घटनाओं की कल्पना की भी की है। जैसे महिमा मंगोल का अपनी प्रेसी वैश्या के साथ दिल्ली से भागकर हम्मीर देव की शरण में आना और अलाउद्दीन का दोनों को मारना, ठीक है। यह कल्पना राजनीतिक उद्देश्य से हटाकर प्रेम प्रसंग को युद्ध का कारण बताने के लिए प्राचीन कवियों के कथ प्रथा के अनुसार की गई है। पीछे संबत 1902 में चंद्रशेखर वाजपेयी ने जो हमीर हठ लिखा, कौन लिखा है? चंद्रशेखर वाजपेयी लिखा है हमीर हठ। उसमें भी यह घटना ज्यों की त्यों ले ली गई है। नवाल कवि के हमीर हठ में भी बहुत संभव है कि यह घटना ली गई है। प्राचीन वीर काल के अंतिम राजपूत वीर का चरित्र जिस रूप में है, जिस प्रकार की भाषा में अंकित होना चाहिए था, उसी प्रकार की भाषा में जोधराज अंकित करने में सफल हुए। इसमें कोई संदेह नहीं कि इसमें हिंदी काव्य की ऐतिहासिक परंपरा की अच्छी जानकारी थी। यह बात स्पष्ट लक्षित होती है। नीचे इनकी रचना के कुछ नमूने उद्धृत किए जाते हैं, आप इसको देख सकते हैं। लिखा हुआ है कि कब हठ करे अलावदी रणथंभर गढ़ अही, कबे शेख शरणय रहे बहु रयो महिमा सही, ठीक है। तो इस तरह की चीजें इन्होंने जोधा राज्य ने लिख दिया है। आप यहां देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। अगर अंतिम पंक्ति को देखें, मति हंसराज हंसन चढ़ी रटी सुरण की रति विमल, जय मातु सदा वरदायिनी देहु सदा वरदान बल। चलते हैं हम आगे बक्सी हंसराज के पास। क्या नाम है? ये कवि का नाम क्या? बक्सी हंसराज। ये श्रीवास्तव का थे। क्या थे? श्रीवास्तव का थे। इनका जन्म संवत 1799 में पन्ना में हुआ था। इनके पूर्वज बक्सी हरिकिशुम जी पन्ना राज्य के मंत्री थे। हंसराज जी पन्ना नरेश श्री अमान सिंह जी के दरबारियों में थे। ये ब्रज की व्यास गद्दी की विजय सखी नामक महात्मा की शिष्य थे, जिन्होंने इनका सांप्रदायिक नाम प्रेम सखी रखा था। सखी भाव के उपासक होने के कारण इन्होंने अत्यंत प्रेम माधुर्यपूर्ण रचना की है। इनके 4 ग्रंथ हैं। किनके? बक्सी हंसराज के। स्नेह सागर, विरह विलास, रामचंद्रिका, बारहमासा। बारहमासा की रचना कब की है उन्होंने? 1811 में की है। इनमें सबसे बड़ा ग्रंथ कौन है? इनमें से प्रथम ग्रंथ का मतलब स्नेह सागर। दूसरा शायद इनकी पहली रचना है। स्नेह सागर का संपादन श्रीयुत लाला भगवान दास जी ने बड़े अच्छे ढंग से कर चुके हैं। शेष ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुए हैं। स्नेह सागर 9 तरंगों में समाप्त हुआ है, जिनमें कृष्ण की विविधा लीलाएं सार छंद में वर्णन की गई है। भाषा बहुत ही मधुर, सरस और चलती है। भाषा का ऐसा स्निग्ध सरल प्रवाह बहुत ही कम देखने को आता है। पद विन्यास अत्यंत कोमल और ललित है। कृत्रिमता का लेस नहीं। अनुप्रास बहुत ही संयत मात्रा में और स्वाभाविक है। माधुर्य प्रधानतः संस्कृत की पदावली का नहीं, भाषा की सरल सुबोध पदावली का है। एक शब्द का भी समावेश व्यर्थ केवल पदार्थ मूर्त नहीं है। अर्थात सारांश यह है कि इनकी भाषा सब प्रकार से आदर्श भाषा है। कल्पना भाव विधान में ही पूर्णतः प्रवृत्त है, अपनी अलग उड़ान दिखाने में नहीं। भाव विकास के ये अत्यंत परिचित और स्वाभाविक व्यापार ही रखे गए हैं। वास्तव में स्नेह सागर एक अनूठा ग्रंथ है। उसके कुछ पद नीचे उद्धृत किए जाते हैं। दमकती दीपति देह दामिनी सी चमकत चंचल नयना, घूंघट बीच खेलत खंजन सी उड़ी उड़ी दिठी लगे ना। ठीक है, इस तरह की बातें क्या करते हैं। अब हम कहाँ चलेंगे? नेक्स्ट कवि के पास, जिनका नाम क्या? जनकराज किशोरी शरण। क्या नाम है? जनकराज किशोरी शरण। ये अयोध्या के वैरागी थे। संवत 1797 में वर्तमान थे। इन्होंने भक्ति, ज्ञान, रामचरित संबंधी बहुत सी कविता की है। कुछ ग्रंथ संस्कृत में लिखे भी। हिंदी कविता साधारणतः अच्छी है। इनकी बनाई पुस्तकों के नाम ये है: आंदोलन रहस्य दीपिका, तुलसीदास चरित्र, विवेक सार चंद्रिका, सिद्धांत चौतीसी, 12 खरी, ललित श्रृंगार दीपक, कवितावली,
जानकी शरण भरण शरणाभरण, सीताराम सिद्धांत मुक्तावली, अनन्य तरंगिनी, राम रस तरंगिनी, ये सब इनकी पुस्तक का नाम है। आत्म संबंध दर्पण, होलिका विनोद दीपिका, वेदांत सार, श्रुति दीपिका, रस दीपिका, दोहावली, रघुवर, करुणाभरण, ये सारे पुस्तक का नाम है। उपर्युक्त सूची से प्रकट है कि इन्होंने राम सीता के श्रृंगार, ऋतु विहार आदि के वर्णन में ही भाषा कविता की है। इनका एक पद्य आगे दिया जाता है। फूले कुसुम द्रुम विविधा, रंग सुगंधा के चहुचाव, गुंजत मधुप मधुमत्ता, नाना रंग रज अंग फाव। ठीक है, जब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट कवि के बारे में, तो इनका नाम क्या है? अलवेली अली। क्या नाम है? अलवेली अली। ये विष्णु स्वामी संप्रदाय के महात्मा वंशी अली जी के शिष्य थे। आपको एक नए संप्रदाय का नाम याद आया, विष्णु स्वामी संप्रदाय। क्या नाम है? विष्णु स्वामी संप्रदाय। इनके महात्मा का नाम क्या है? वंशी अली। इनके अतिरिक्त इनका कोई वृत्त ज्ञात नहीं है। अनुमान से इनका कविता काल विक्रम की 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग आता है। ये भाषा के सतकवि होने के अतिरिक्त संस्कृत में भी सुंदर रचना करते थे, जिसका प्रमाण इनका लिखा हुआ क्या है? खुद की पुस्तक है श्री स्रोत। क्या नाम है? श्री स्रोत। इन्होंने समय प्रबंध पदावली नामक एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें 313 बहुत ही भाव भरे पद है। नीचे कुछ पद आपको उद्धृत किए जाते हैं। लाल तेरी लोभी लुलुप नैन, के ही रस छकनी, छके हो छबीले मानत नहीं चैन। ठीक है, यहां पर कुछ लाइनें उद्धृत है। नेक्स्ट देखते हैं। चाचा हित वृंदावन दास। क्या नाम है? चाचा हित वृंदावन दास। ये पुष्कर के रहने वाले थे। पुष्कर मतलब राजस्थान अलवर के, अजमेर के। ये पुष्कर क्षेत्र के रहने वाले गौर ब्राह्मण थे। संवत 1765 में उत्पन्न हुए थे। ये राधा वल्लभीय गोस्वामी हितरूप जी के शिष्य थे। तत्कालीन गोसाई जी के पिता के रूप गुरु भ्राता होने के कारण गोसाई जी की देखा देखी सब लोग इन्हें चाचा जी कहने लगे। ये महाराज नागरीदास जी के भाई बहादुर सिंह के आश्रय में रहते थे। पर जब राजकुल में विग्रह उत्पन्न हुआ, तब ये कृष्णगढ़ छोड़कर वृंदावन चले गए और अंत समय तक वहीं रहे। संवत 1800 से लेकर के 1844 तक की इनकी रचनाओं का पता लगता है। जैसे सूरदास का 1.25 लाख पद बनाने की जनश्रुति है, जैसे ही इनके भी 1 लाख पद और छंद बनाने की बात प्रसिद्ध है। इनमें भी 20,000 के लगभग पद्य तो इनके मिले ही नहीं मिले। इन्होंने नक्सिक, अष्टयाम, शमय प्रबंध, छर लीला आदि असंख्य प्रसंगों का विशद वर्णन किया है। क्षीर लीलाओं का वर्णन तो बड़ा ही अनूठा है। इनके ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुए। राग रत्नाकर आदि ग्रंथों में इनके बहुत से पद संग्रहित मिलते हैं। छत्रपुर के राज पुस्तकालय में इनकी बहुत सी रचनाएं सुरक्षित हैं। इतने अधिक परिमाण में होने पर भी इनकी रचना शिथिल या भर्ती की नहीं है। भाषा पर इनका पूरा अधिकार प्रकट होता है। लीलाओं के अंतर्गत वचन और व्यापार की योजना भी इनकी कल्पना की स्फूर्ति का परिचय देती है। इनके 2 पद नीचे दिए जाते हैं। मणिहारी लीला से, मिठ बोलनी नवल मणिहारी, बौहे गोर गरुड़ है, याके नयन चुटीले भारी। ठीक है, ये पर यहां पर आप देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट कवि के पास, जिनका नाम क्या है? गिरधर कविराय। क्या नाम है? गिरधर कविराय। इनका कुछ वृतांत ज्ञात नहीं है। नाम से भाट जान पड़ते हैं। क्या जान पड़ते हैं? भाट जान पड़ते हैं। शिव सिंह ने इनका जन्म संवत 1770 दिया है, जो संभवतः ठीक हो। इस हिसाब से इनका कविता काल संवत 1800 के उपरांत ही माना जा सकता है। इनकी नीति की कुंडलियां ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध है। अनपढ़ लोग भी 2-4 चरण जानते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे, मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। तुलसीदास जी की रचित जो रामचरितमानस है, कुछ उनके बारे में भी ऐसी है। अब गांव में कुछ ऐसे भी खासकर जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनका कभी भी कॉपी के किताब से कोई मतलब नहीं रहा है, उनको भी रामचरितमानस की कई सारी दोहें ऐसे ही मुंह जबानी याद है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ऐसे घर में रच बस गया था वो दोहा, कि जैसे मान लिया जाए कबीर की वाणी है, तो कबीर के दोहा का भी कुछ ऐसा ही है। लोग ऐसे ही उनको याद हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार का भी कवि गिरधर राय के बारे में भी कहा गया है कि अनपढ़ लोग भी क्या करते थे, 2-4 चरण तो जानते ही हैं।
इस सर्वप्रियता का कारण है कि बिल्कुल सीधी सादी भाषा में तथ्य भाव का कथन है। इनमें ना तो अनुप्रास आदि द्वारा भाषा की सजावट है, ना उपमा है, ना उत्प्रेक्षा आदि का चमत्कार है। कथन की पुष्टि मात्र के लिए अलंकार की दृष्टि से नहीं, कथन की पुष्टि मात्र के लिए दृष्टांत आदि इधर उधर मिलते हैं। कहीं कहीं पर बहुत कम कुछ अनुयुक्ति का सहारा इन्होंने लिया है। इन सब बातों के विचार से ये कोड़े पद्यकर ही कहे जा सकते हैं, शुक्ति कारण भी नहीं। वृंद कवि में और इनमें यही अंतर है। वृंद ने स्थान स्थान पर अच्छी घटती हुई और सुंदर उपमाओं का आदि का भी विधान किया है, पर इन्होंने कोरा तथ्यकरण किया है। कहीं कहीं तो इन्होंने शिष्टता का ध्यान भी नहीं रखा है। घर गृहस्थी के साधारण व्यवहार, लोक व्यवहार आदि का बड़े स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कथन किया है। यही स्पष्टता इनकी सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। 2 कुंडलियां दी जाती है। कुंडलियां देखिए, आपको मैं सुना रहा हूं। साई बेटा बाप के बिगड़े भयो आकाश, हरनाकुश अरुकंस को गयो दुहन को राज। ठीक है, इस तरह की बात है। चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट कवि का नाम आता है भगवत रसिक। क्या नाम आता है? भगवत रसिक। भगवत रसिक ये खास करके टट्टी संप्रदाय के महात्मा स्वामी ललित मोहिनी दास के शिष्य थे। ठीक है, इन्होंने गद्दी का अधिकार नहीं लिया और निर्लिप्त भाव से भगवत जन में लगे रहे। अनुमान से इनका जन्म जो है कब हुआ था? 1795 के लगभग हुआ था। अतः इनका रचना काल 1830 से लेकर के 1850 के बीच माना जा सकता है। इन्होंने अपनी उपासना से संबंध रखने वाले अनन्य प्रेम रस संपूर्ण बहुत से पद, कविता, कुंडलियां, छय्यप आदि रचे, जिनमें एक और तो वैराग्य का भाव है, दूसरी ओर अनन्य प्रेम का भाव छलकता है। इनका हृदय प्रेम रसपूर्ण था। क्या था? प्रेम रसपूर्ण था। इसी से इन्होंने कहा है कि भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को सुमुझ ही कह सके ना। ठीक है, देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है इन्होंने। ये कृष्ण भक्ति की में लीन एक प्रेम योगी थे। इन्होंने प्रेम तत्व का निरूपण बड़े ही अच्छे ढंग से किया है। कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। कुंजन ते उठी प्रात, गाद जमुना में धोबे, निधुवन करी दंडवत, बिहारी को मुख जोबे। क्या करे? बिहारी को मुख जोबे। वही बिहारी कवि के बाद बिहारी लाल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, हमारो वृंदावन उड़ है। यहां देखिए, अब नेक्स्ट पढ़ते श्री हठी जी। क्या नाम है? श्री हठी जी। ये हित हरिवंश के शिष्य, हित हरिवंश के जी के शिष्य परंपरा के बड़े ही साहित्य मर्मज्ञ और कलाकुशल कवि हो गए। इन्होंने संवत 1837 में राधा सुधा शतक, क्या नाम है? श्री हठी जी का पुस्तक का नाम क्या है? राधा सुधा शतक बनाया, जिसमें 11 दोहे और 103 कविता सवैया है। अधिकांश भक्तों की अपेक्षा इनमें विशेषता यह है कि इन्होंने कला पक्ष पर भी पूरा जोर दिया है। इनकी रचना में यमक है, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, तमाम अलंकार का पुरजोर बाहुल्य पाया जाता है। पर साथ ही भाषा या वाक्य विन्यास में लड़प्पन नहीं आने पाया है। वास्तव में राधा सुधा शतक छोटा होने पर भी अपने ढंग का अनूठा ग्रंथ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को यह ग्रंथ अत्यंत प्रिय था। किनको? जब हम लोग पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे खास करके गद्य काल मतलब आधुनिक काल, तब हम लोग पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। खास करके उसके काल में भारतेंदु काल ही कहा जाता है इनके नाम से। उसमें कुछ अवतर नीचे दिए जाते हैं। कलप लता के किधों पल्लव नवीन दो, हरन मंजुता के कंज ताके वनिता के है। ठीक है, इस तरह की बातें ये कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है गुमान मिश्र। क्या नाम आता है? गुमान मिश्र। ये गुमान मिश्र ये महोबे के रहने वाले गोपाल मणि के पुत्र थे। इनके 3 भाई और थे, जिसका भाई का नाम है दीप शाही, खुमान और अमान। ये गुमान ने पियाहिनी के राजा अकबर अली, क्या नाम है? अकबर अली खां के आश्रय में संवत 1800 में ही श्री हर्षकृत नैषधा काव्य का पद्य अनुवाद नाना छंदों में किया। यही ग्रंथ इनका प्रसिद्ध है और प्रकाशित भी हो चुका है। इसके अतिरिक्त खोज में इनके 2 ग्रंथ और मिले हैं, कृष्ण चंद्रिका और छंदाटवली पिंगल में। कृष्ण चंद्रिका का निर्माण काल संवत 1838 है। अतः इनका कविता काल संवत 1800 से लेकर 1840 तक माना जा सकता है। इन तीनों ग्रंथों के अतिरिक्त रस, नायिका भेद, अलंकार आदि कई और ग्रंथ सुने जाते हैं। यहाँ केवल इनके नैषधा के संबंध में ही कुछ कहा जा सकता है।
इस ग्रंथ में इन्होंने बहुत से छंदों का प्रयोग किया है और बहुत जल्दी छंद बदले हैं। इंद्र व्रजा, वंशस्थ, मंदाक्रांता, शार्दुल, विकृति आदि कठिन वर्ण वृत्तों से लेकर दोहा चौपाई तक मौजूद है। ग्रंथ आरंभ में अकबर अली खां की प्रशंसा मंद को जो बहुत से कवित्व इन्होंने कहे हैं, इनसे इनकी चमत्कार प्रियता स्पष्ट रूप से होती है। उनमें परिसंख्या अलंकार की भरमार है। गुमान जी अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और काव्य कुशल थे। आप देख रहे हैं यहां पर क्या लिखा है गुमान जी के बारे में। इसमें कोई संदेह नहीं है, भाषा पर भी इनका पूरा अधिकार था। जिन श्लोकों को के भाव जटिल नहीं है, उनका अनुवाद बहुत ही सरल और सहस और सुंदर ढंग से करते थे। वह स्वतंत्र रचना के रूप में प्रतीत होता है। जहां कुछ जटिलता है, वहां की वाक्यावली उलझी है और अर्थ स्पष्ट है। बिना मूल श्लोक सामने आए ऐसे स्थानों का स्पष्ट अर्थ निकालना कठिन ही है। सारी पुस्तक के संबंध में यही कहना चाहिए कि अनुवाद में वैसी सफलता नहीं हुई। संस्कृत के भावों के सम्यक अवतरण में यह असफलता गुमान की ही सिर नहीं मढ़ी जा सकती। रीतिकाल के जिन जिन कवियों ने संस्कृत के अनुवाद करने का प्रयत्न किया है, उनमें बहुत से असफल हुए हैं। ऐसा जान पड़ता है कि इस काल में जिस मधुर रूप में ब्रजभाषा का विकास हुआ, वह सरल व्यंजना के तो बहुत ही अनुकूल हुआ, पर जटिल भावों और विचारों के प्रकाश में वैसा समर्थ नहीं हुआ। कुलपति मिश्र ने रस रहस्य में काव्य प्रकाश का जो अनुवाद किया है, उसमें भी जगह जगह इसी प्रकार अस्पष्टता है। गुमान जी उत्तम श्रेणी के कवि थे, इसमें संदेह नहीं। वहां वे जटिल भाव भरने की उलझन में नहीं पड़े। वहां की रचना अत्यंत मनोहारिणी हुई। कुछ पद्य उद्धृत किए जाते हैं। दुर्जन की हानि वृथा पनोई, कैरे पीर गुण लोप होत एक मोतिन के हार ही। ठीक है, ये गुंजर कवि है। अब हम लोग क्या पढ़ें? अब हम लोग पढ़ें सरजू राम जी को। नेक्स्ट कवि है सरजू राम पंडित। सरजू राम पंडित, इन्होंने जैमिनी पुराण भाषा नामक एक कथात्मक ग्रंथ संवत 1805 में बनाकर तैयार किया। इन्होंने कुछ भी परिचय अपने ग्रंथ में नहीं दिया। जैमिनी पुराण दोहों चौपाइयों में और कई छंदों में लिखा गया 36 अध्यायों में समाप्त हुआ। इसमें बहुत सी कथाएं आई, जैसे युधिष्ठिर का राजसूय, संक्षिप्त रामायण, सीता त्याग, लवकुश युद्ध, मयूर ध्वज, चंद्रहास आदि राजाओं की कथाएं। चौपाइयों का ढंग जो है रामचरितमानस का सा है। कविता इनकी अच्छी है, उसमें गांधीर्य भी है। नमूने के कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। गुरुपद पंकज पावन रेणु, गुरुपद रज अज हरिहर धामा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। इनका नाम है भगवत राय खींची। क्या नाम है? भगवंत राय खींची। ये भगवंत राय खींची ये असोथर मतलब फतेहपुर जिला, फतेहपुर के बड़े ही गुणग्राही राजा थे, जिनके यहाँ बराबर अच्छे कवियों का सत्कार होता रहता था। शिव सिंह सरोज में लिखा है कि इन्होंने 7 कांड रामायण बड़े सुंदर कवित्वों में बनाई है। यह रामायण तो इनकी नहीं मिलती, पर हनुमान जी की प्रशंसा के 50 कवित्व इनके अवश्य पाए गए, जो संभव है रामायण के ही अंश हो। खोज में इनकी हनुमत 25 मिली है, उसमें निर्माण काल 1817 दिया है। इनकी कविता बड़ी ही उत्साहपूर्ण और ओजस्विनी है। ये कविता देखिए। विदित विशाल ढाल भालू, कपिजाल की है, ओट सुरपाल की है, तेज की तुमार की। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सूदन के पास। ये सूदन कवि है। ये मथुरा के रहने वाले माथुर चौबे थे। क्या नाम था इनका? नाम क्या? माथुर चौबे। ठीक है, इनके पिता का नाम वसंत था। सूदन भरतपुर के महाराज बंदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह उपनाम सूरजमल के यहाँ रहते थे। उन्हीं के पराक्रम पूर्व चरित्र का वर्णन इन्होंने सुजान चरित में नामक प्रबंध काव्य में किया है। मुगल साम्राज्य के गिरे दिनों में भरतपुर के जाट राजाओं का कितना प्रभाव बढ़ा था, यह इतिहास में प्रसिद्ध है। इन्होंने शाही महलों और खजानों को कई बार लूटा था। पानीपत की अंतिम लड़ाई के संबंध में इतिहासज्ञों की धारणा है कि पेशवा की सेना का संचालन भरतपुर के अनुभवी महाराज की कथा अनुसार हुआ होता, और ये रूट कर न लौटे आए होते तो मराठों की हार कभी न होती। इतने से ही भरतपुर के बालों के आतंक और प्रभाव का अनुमान हो सकता है। अतः सूदन को एक सच्चा वीर चरित्र नायक मिल गया। सुजान चरित्र बहुत बड़ा ग्रंथ है। संवत 1802 से लेकर के 1810 तक की घटनाओं का वर्णन है। इसकी समाप्ति 1810 के 10-15 वर्ष पीछे मानी जा सकती है।
इस हिसाब से इनका कविता काल संवत 1820 के आसपास माना जा सकता है। सूरतमल की वीरता की जो घटनाएं कवि ने वर्णित की है वे कपोल कल्पित नहीं, ऐतिहासिक है। जैसे अहमद शाह बादशाह के सेनापति असद खां की फतह अली पर चढ़ाई करने पर सूरजमल का फतह अली के पक्ष में होकर असद खां का असैन्य नाश करना, मेवाड़ मोड़ागढ़ आदि जीतना, संवत 1804 में जयपुर की ओर होकर मरहठों को हटाना, 1805 में खास करके बादशाही सेनापति सलावत खां बख्शी को परास्त करना, 1806 में शाही वजीर सफदरजंग मसूर की सेना से मिलकर बंगस पठानों पर चढ़ाई करना, बादशाह से लड़कर दिल्ली लूटना इत्यादि तमाम तरह की घटनाओं। इन सब बातों से विचार से सुजान चरित का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत कुछ कहता है। इस काव्य की रचना के संबंध में सबसे पहली बात जिस पर ध्यान जाता है यह वर्णनों का अत्यधिक विस्तार और प्रचुरता है। वस्तुओं की गिनती गिनाने की प्रणाली का इस कवि ने बहुत सुंदर अवलंबन किया है, जिससे पाठकों को बहुत से स्थलों पर अरुचि हो जाती है। कहीं घोरों की जातियों के नाम ही गिनते चले गए, कहीं अस्त्र और कहीं वस्त्र की सूची की भरमार है, कहीं कहीं विदेशवासियों और जातियों की फिरहस्ती चल रही है। इस कवि को साहित्य मर्यादा का ध्यान बहुत ही कम था। जिन जिन भिन्न भिन्न भाषाओं बोलियों को लेकर कहीं कहीं इन्होंने पूरा खिलवाड़ किया है। ऐसे चरित्र को लेकर जो गांभीर्य काव्य में होना चाहिए था इनमें नहीं पाया जाता। पद्य में व्यक्तियों और वस्तुओं के नाम भरने की निपुणता इस कवि की एक विशेषता समझिए। ग्रंथ आरंभ में ही 175 कवियों के नाम गिराए हैं। सूदन में युद्ध है, उत्साहपूर्ण भाषण, चित्त की उमंग आदि वर्णन करने की पूरी प्रतिभा थी, पर उक्त त्रुटियों के कारण उनके ग्रंथ और साहित्यिक महत्व बहुत कुछ जड़घटा हुआ है। प्रगल्भता और प्रचुरता का प्रदर्शन सीमा का अतिक्रमण कर जाने के कारण जगह जगह खटकता है। भाषा के साथ भी सूदन जी ने पूरी मनमानी की है। पंजाबी खड़ी बोली सबका पुट मिलता है, न जाने कितने गढ़ंत और तोड़े मरोड़े शब्द लाए गए हैं। जो स्थल इन सब दोषों से मुक्त हैं वे अवश्य मनोहर हैं, पर अधिकतर शब्दों की खास करके तरातर भरा भर जी से भी उभरने लगता है। वह वीर रसात्मक ग्रंथ है। इसमें भिन्न भिन्न युद्धों का भी वर्णन है। इसमें अध्यायों का नाम जंग रखा गया है। 7 जंगों में ग्रंथ समाप्त हुआ है। बहुत छंद खास करके बहुत से प्रयुक्त हुए हैं। कुछ पद्य नीचे उद्धृत किए जाते हैं। बखत बिलंद तेरी दुदुब भी धुकारन सो, ठीक है, इस तरह की बातें करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 26 से है हर नारायण जिनको क्या कहा जाता है, माधवानल काम कंदला या बैताल पचीसी, इसको क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप घबराएंगे तो आपका काम नहीं होगा। इसलिए आराम से बहुत ही इत्मीनान ढंग से क्या करना है, हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ना है, नोट्स बनाना है। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम से 10 दिन पहले यही नोट्स आपका काम आएगा। और ये किताब पढ़े तो आपका नेट जेआरएफ होने को नहीं है। इसीलिए अगर हिंदी आपका विषय है तो आपको बिना खासतौर पर हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र की शुक्ल पढ़े तो नहीं होगा। साथ में PYQ मैडम के द्वारा करवाया जा रहा है, PYQ सिलेक्शन तक। इसमें जाकर के तमाम PYQ को, पूरे 10 वर्षों का PYQ कुल मिला करके उसमें हो रहा बहुत ही इन डेप्थ डिटेल एनालिसिस की जा रही है। प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आपको वो भी मिल जाएगा, वो भी देखिए। साथ में क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट तक की जो बातचीत होती है वो भी करवाया जा रहा है। साथ में यूनिट वाइज भी करवा रहा है। यूनिट वाइज मतलब यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक अलग अलग जितने भी यूनिटों में विभाजित है, सारे यूनिट को एक एक तरीके से किया जा रहा है, इन डेप्थ जाके किया जा रहा है। इसे जाइए आनंद लीजिए, ठीक है। बाकी आपका यहाँ से हो ही रहा है सुपर बैच के माध्यम से, तो इसको तो आप देख ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ बने रहने के लिए।